हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, और हम इस लेक्चर का पार्ट 2 है ये। तो आज हम ये इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। तो आई होप आपने वो पुराने वाले लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप देख लें। और यहाँ पे हम एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर कर चुके हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की, आप वो भी देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो आप वो ज़रूर देखें क्योंकि इस 6 और 7 की एनसीईआरटी में बहुत काफ़ी ज़्यादा लिंक हैं। तो आप क्लास 6 की अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ें आई है, क्योंकि हिस्ट्री की शुरुआत जो हुई है वो क्लास 6 में बताया गया है, क्लास 7 में उसके बाद की स्टोरी चल रही है। तो आप प्लीज़ आप पहले वो देख लो क्लास 6 की एनसीईआरटी, फिर आप क्लास 7 की देखना। लिंक सारे अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक कर दिया करो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। इतनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आप देख रहे हो, तो एटलीस्ट लाइक करना तो बनता है। और डिसलाइक भी करो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, क्योंकि फीडबैक मिलते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन 2 वे होना चाहिए, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो आप फीडबैक देते रहा करो, अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं तो वो चेंज की जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभी तक क्या चीज़ें हमने डिस्कस की है। हमने मैप डिस्कस किया था, न्यू डायनेस्टी किस तरह से इमर्ज हुई इसके बारे में जाना था। जो एडमिनिस्ट्रेशन था किंगडम का किस तरह से चलता था, ये चीज़ें हमने देखी थी। प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स के बारे में जाना था। और आज हम ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वेल्थ के लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। वेल्थ मतलब क्या हो गया, धन। धन के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर उरेयूर से तंजावुर तक कि जो आपका जो चीज़ें थी, किस तरह से नई डायनेस्टी आई, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। फिर हम टेम्पल्स के बारे में देखेंगे कि टेम्पल्स जो था, बड़े बड़े भव्य टेम्पल बनने लग गए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। अब ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में भी देखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि इन एम्पायर का कैसे चलता था। तो देखिए, हमने पहले ये मैप देखा था, तो हमने देखा था यहाँ पे पाल डायनेस्टी है, यहाँ पे आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, देख सकते हो आप मैप में। ये मैप है, यहाँ पे चामना डायनेस्टी है, यहाँ पे पाल है, यहाँ पे राष्ट्रकूट है, आसपास में भी है गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी है, कन्नौज है यहाँ पे। और ये एरिया हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता था, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया गया है डैश वाले लाइन से। एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी में हमने देखा था कि क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े सामंत डेवलप होने लग गए थे मिडिवल इंडिया में। सामंत कैसे डेवलप होने लग गए थे, तो राजा के पास जब पैसा नहीं होता था तो लैंड के तौर पे लोगों को पैसे दिया करता था। तो जो लैंड ग्रांट्स मिलता था, कुछ टाइम बाद क्या होता था, वो लैंड का बहुत बड़ा चंक जमा हो जाता था किसी एक बंदे के पास। तो वो क्या होता था, बहुत बड़ा लैंड उनके पास हो जाता था, और वो राजा से ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे। पावरफुल जैसे जैसे होंगे, राजा थोड़ा सा भी कमज़ोर होगा तो वो क्या करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। तो ऐसा चलने लग गया था। वो अपने आप को नए नए टाइटल्स भी देने लगे थे, जैसे महामंडलेश्वर की बात की थी हमने, महासामंत की बात की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि जो पहले क्या होता था, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहाँ क्षत्रिय धर्म के लोग को वॉरियर बोला जाता था, इनको ही किंग की उपाधि दी जाती थी। लेकिन पहले क्या होता था कि आपका जो लैंड दिया जाता था अगर किसी को भिक्षा के रूप में, तो उसमें ब्राह्मण्स भी होते थे जिनको लैंड दिया जाता था। अब जो ये ब्राह्मण थे, ये लोग ने क्या किया था, अपने जो चीज़ें थी उनको त्याग दिया था, जो अपना जो रिचुअल्स जो कराने का उनका धर्म था उसको त्याग दिया था। और अब ये क्या कर रहे थे, अपने आप को क्षत्रिय दिखाना चाहते थे, एक किंग के रूप में उभरना चाहते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, हिरण्यगर्भ नामक एक रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दिया ब्राह्मणों की हेल्प से, जिसका ये मतलब था कि रीबर्थ हो रहा है उनका एज ए सेक्रीफाइसर और क्षत्रिय। अब वो अपने आप को क्षत्रिय धर्म में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी सारे राजा का एग्जाम्पल लिया था। फिर हमने देखा था कि ये जो चीज़ है, ये आपके एलोरा की पेंटिंग मिली है हमें, विष्णु एज ए नरसिम्हा, जो आपको मैन एज ए लायन, जो मैन लायन तो थे, नरसिम्हा का अवतार जिसको बोला जाता है, वो राष्ट्रकूट पीरियड में इसको बनाया गया था। तो एलोरा में हमें मिला है, जहाँ हमने जाना था कि एलोरा में काफ़ी सारे पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। ये आपके राष्ट्रकूट के टाइम पे, जो राष्ट्रकूट है उनके टाइम पे एलोरा बना, और इसी टाइम पे आपके जो है वो केव्स, काफ़ी सारे केव्स भी हमें नज़र आए जो यहाँ के हैं। एलिफेंटा के केव भी राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड के ही हैं।
तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो हमने यहाँ पे ये जाना था कि क्या था कि जो किंग होते हैं वो महाराज धीराज ऐसी बड़े बड़े टाइटल अपने आप को दे देते थे, पर ये टाइटल क्या होते थे, फुसफुसिया टाइटल होते थे, बस दिखाने के लिए होते थे, अंदर से कुछ और नहीं होते थे, क्योंकि इनको अपने पावर क्या करते थे, शेयर करना पड़ता था डिफरेंट लोगों से, जैसे पीजेंट से, ट्रेडर से, ब्राह्मण से। तो इनसे उनको अपना पावर शेयर करना पड़ता था, इनसे टैक्स भी कलेक्ट करते थे, और उन टैक्सेस का यूज़ वो किस में करते थे, तो बिल्डिंग का निर्माण में करते थे, टेम्पल का निर्माण में करते थे। इनको वॉर में जाना होता था तो उनके औजारों को खरीदने के लिए करते थे। और इनके जो फैमिली थी वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से क्या होता था, इनको रिक्रूट किया जाता था। इनके आर्मी में जो लोग होते थे वो रिक्रूट जो किया जाता था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से किया जाता था, और जो ये था वो हेरिडेटरी कर दिया था उन्होंने काफ़ी सारे पोस्ट को, और जो इनके क्लोज रिलेटिव थे किंग के उनको भी अच्छे पोजीशन पे नियुक्त किया जाता था। फिर हमने टैक्सेस की बात की थी कि चोला के इंस्क्रिप्शन में हमें काफ़ी सारे टैक्सेस का हमें बखान मिला है कि वहाँ पे कि बहुत सारे टैक्सेस चोला किंग लगाया करते थे, मतलब 400 से भी ज़्यादा टैक्सेस जो हैं हमें देखने को मिले हैं चोला किंग के इंस्क्रिप्शन में, चोला के इंस्क्रिप्शन में। तो उसमें से एक टैक्स है वेती। वेती का मतलब है नॉट इन कैश। देखिए वेती है गया, आपको याद करने का अगर तरीका आप वेती का लो तो वेती हो गया वेट, वेट से वेती। क्या आपको वेट करना पसंद है, किसी का नहीं करना पसंद है ना, वेट फोर्सफुल्ली कराया जाता है कि इंतजार करो, बाहर बैठो, आ रहे हैं। तो क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्सफुल्ली कराते हैं हम लोग। तो क्या वो वेट जो हो गया वो कैश के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, फोर्स लेबर के फॉर्म में लिया जाता था। वेट फोर्सफुल्ली कराया जाएगा तो ये क्या होगा, आपका फोर्स लेबर हो जाएगा वेट। फिर कदामई की बात करते हैं। कदामई, देखिए कादा, कादा आपने सुना होगा कि कीचड़ को कादा भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग। तो कादा कहाँ होता है, लैंड में होता है। तो कादामई क्या हो गया, लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उनको कादामई बोलते थे। फिर और भी टैक्सेस थे, लाइक अगर आपने हाउसेस के ऊपर आपको छत लगवाना है तो उसका अलग टैक्स हो गया, अगर किसी पाम ट्री पे चढ़ना है किसी लैडर का यूज़ करके उसका अलग टैक्स है, प्रॉपर्टी किसी फैमिली की अगर आपने एक्वायर की है अपने फैमिली की तो उस पर भी टैक्स लगता था। फिर हमने बात की थी प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। देखिए प्रशस्ति क्या होता है, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बात किया था। प्रशस्ति होता है इन द प्रेज ऑफ, इन द प्रेज ऑफ मतलब राजा के आपकी आप प्रेज में कुछ कह रहे हो या उनकी बड़ाई कर रहे हो, तो उसमें राजा के बारे में बड़े बड़े भव्य भव्य जैसी चीज़ें, एकदम एक्स्ट्रावेगेंजा चीज़ें लिखी जाती थी राजा को दर्शाने के लिए कि राजा कितना ज़्यादा महान है। लिखता कौन था, तो ब्राह्मण लिखते थे, और उनके पोइट भी लिखा करते थे। तो ये सब लोग क्यों लिखते थे, क्योंकि राजा इनको बदले में काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट देता था। तो गिफ्ट के लालच में अच्छी अच्छी बातें राजा के बारे में प्रशस्ति में लिखी जाती थी। अब क्या था कि राजा इनको लैंड ग्रांट भी दिया करता था, और काफ़ी सारे लैंड जो दिए थे ब्राह्मण्स को, जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आप कोई लैंड खरीदते हो तो क्या मिलता है आपको, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है कि हाँ भाई ये फलाना लैंड जो है इसने खरीदा है, ये बायर है इसका, ये सेलर है इसका। तो इस तरह से एक लीगल डॉक्यूमेंट में साइन करके स्टैंप वगैरह लगा के मिलता है आपको। लेकिन पहले के टाइम पे तो कुछ लीगल चीज़ें नहीं थी, राजा ही लीगल था। तो वो लोग क्या करते थे कि एक इस तरह से कॉपर प्लेट में सारी चीज़ें लिख करके देते थे कि ये पर्टिकुलर लैंड है, ये पर्टिकुलर बंदे को दिया गया है और वो इसको यूज़ कर सकता है। इन सारी चीज़ों को इस पर लिखा जाता था, और इसको ऊपर में सील दिया जाता था, राजा का जो सील होता था उससे इसको क्या किया जाता था, स्टैंप लगाया जाता था इसके ऊपर। आप ऐसे समझो, रॉयल सील इसमें लगाई जाती थी ताकि ये दिखा सके कि ये जो है कि ये जो ऑफिशियल है, इसको फर्जी बातें इसमें नहीं लिखी हुई है, ऐसा दर्शाने के लिए। फिर हमने बात किया था कश्मीर के राजा के बारे में, कल्हन ने लिखा है। तो कल्हन ने काफ़ी सारे सोर्सेज का यूज़ किया है इनके बारे में लिखने के लिए, इंस्क्रिप्शन का, डॉक्यूमेंट्स का, कुछ आई विटनेस का भी यूज़ किया है। और जो इन्होंने जो लिखा है क्रिटिकली एनालाइज किया है ये कश्मीर के बारे में, जो राजा के बारे में। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं लिखा है, जो चीज़ें थी वैसे ही लिखा है इन्होंने। तो इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। पूछ लेता है कि कल्हन ने कौन से राजा के बारे में लिखा है, तो कश्मीर के राजा के बारे में लिखा है कल्हन ने। आज हम बात करेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ। ये आज का हमारा टॉपिक है, ये वॉरफेयर फॉर वेल्थ।
देखिए धन के लालच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था और आज भी होता है। आप देखोगे भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रहा है, फैमिलीज आपस में लड़ रही है, फैमिली के अंदर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब पैसे की वजह से हो रहा है। तो वॉरफेयर फॉर वेल्थ में क्या था कि यहाँ पे जो राजा थे पुराने टाइम में, तो उनका एक स्पेसिफिक रीजन था कि ये इस पर्टिकुलर रीजन में राज करेंगे, लेकिन ये इतने शातिर थे कि इनको साथ में बगल वाले रीजन में भी क्या करता था, राज करना होता था। बगल वाला रीजन भी ये झांकते रहते थे राज करने के लिए। तो पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा जो आपको एविडेंस मिला है हमें, वो कन्नौज का मिला है। देखिए यहाँ जो कन्नौज है, इसके पे जो है, इस पे 3 लोग आंखें गड़ाए बैठे थे और आपस में लड़ते रहते थे। एक राष्ट्रकूट किसको रिप्लेस करके आए थे, तो चालुक्य को रिप्लेस करके आपके राष्ट्रकूट आए थे। और यहाँ पे हो गया आपके गुज्जर प्रतिहार ये, और पाल डायनेस्टी। तो ये तीनों डायनेस्टी आपस में लड़ती रहती थी इस कन्नौज को हथियाने के लिए। और कन्नौज का राजा कौन था, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री में बात किया था, रिकॉल कीजिए आप, हर्षवर्धन थे कन्नौज के राजा जो राज करते थे। यहाँ पे ये यहाँ पे जो नीचे जो डायनेस्टी थी चालुक्य, ये साउथ में भी हर्षवर्धन चाहते थे जब कन्नौज पे राज कर रहे थे कब्जा करना, लेकिन राष्ट्रकूट डायनेस्टी क्या करती है, इनको हरा देती है। सॉरी, चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूट नहीं, राष्ट्रकूट तो अब आती है बाद में। तो हर्षवर्धन जब यहाँ पे राज करते थे, एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चालुक्य राज करते थे उस टाइम पे, जो अभी राष्ट्रकूट जहाँ पे राज कर रहे हैं। तो ये दोनों लड़ते रहते थे आपस में। हर्षवर्धन क्या चाहता था, साउथ पे भी कब्जा करना। तो यहाँ पे ये लड़ने के लिए जब साउथ में आया, तो चालुक्य ने इसकी पिटाई करके इसको क्या किया, भगा दिया हर्षवर्धन को। इस तरह से इसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में भी ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे कि हर्षवर्धन इज नो लॉन्गर हर्षा, जब वो डिफीट हो गया किससे, तो चालुक्य राजा से। तो इस तरह से अब वापस से मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं। देखिए कन्नौज जो है, मिडिवल हिस्ट्री में भी सब आपस में लड़ते रहते थे इसको जीतने के लिए। लड़ता कौन था, तो गुजारा प्रतिहार, ये हो गया एक राजा, एक ये राष्ट्रकूट हो गए, एक हो गए पाल डायनेस्टी। तो तीन लोग आपस में लड़ते रहते थे। ये 3 लोग आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए इस लड़ाई को त्रिपार्टिएट भी बोला गया है, ये याद रखना है आपको। अब देखिए जो ये रूलर थे, ये अपने पावर को दर्शाने के लिए कि इनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पावर है, बड़े बड़े भव्य भव्य टेम्पल बनाया करते थे ये लोग। और जो किंगडम थे, ये एक दूसरे पे जब ये अटैक करते थे, तो इनके टेम्पल इनका मेन टारगेट होता था, क्योंकि टेम्पल में ज़्यादा पैसा है। अभी भी आप साउथ इंडिया के टेम्पल में जाओगे तो वहाँ बहुत पैसा है, और भी किसी टेम्पल की हम बात करें तो वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है अभी भी के भी टाइम में। तो उस टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा रहता था। तो अगर किसी को किसी के किंगडम में अधिकार करना था, आक्रमण करना था, तो वो टेम्पल पे टारगेट करते थे, टेम्पल को लूटते थे और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने आप को रिच बना के अपने कंट्री लौट जाया करते थे, या अगर शासन करना होता था तो शासन करना शुरू कर देते थे। तो पहला ही एक ऐसा एविडेंस मिला है, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी का मिला है, जो अफगानिस्तान में रूल करता था। ये 1997 से 130 तक रूल किया है, और इसने कंट्रोल किया है अपने रूल को, अपने पावर को और भी जगह बढ़ाया है। सेंट्रल एशिया में बढ़ाया था, ईरान में, नॉर्थ वेस्टर्न के कुछ पार्ट्स में इसने रूल किया था। तो ये जो बंदा था, ये क्या करता था, हमारे यहाँ पे हर साल क्या करता था, आक्रमण करता था। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया है, आप सोचिए, महमूद गजनी ने। और इसने टारगेट किसको किया था, सोमनाथ टेम्पल को किया था, जो कि गुजरात में था। इसने इसको बुरी तरह से लूटा, और 10127 में ये टेम्पल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ से इसने बहुत सारी चीज़ें लूटी। और गजनी वापस लौटा। गजनी एक अफगानिस्तान में एक जगह है, तो वहाँ पे लौट के इसने इस पूरे जो धन इकट्ठा किया था इसका इस्तेमाल किया, और इस सिटी को भी डेवलप किया। तो सुल्तान महमूद क्या था, ये बहुत इंटरेस्टेड था, इनको जानना था भाई कि जो जहाँ पे ये लूटपाट मचा रहा है वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए उसने एक स्कॉलर नियुक्त किया जिसका नाम था अल बरूनी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों के बारे में लिखना शुरू किया, क्योंकि महमूद गजनी ने बोला भाई तुम लिखो इसके बारे में। तो इन्होंने लिखना शुरू किया। तो इन्होंने अरबिक वर्क है जो इनका किताब उल हिंद, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हिस्टोरियन के द्वारा, कि वो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जान सकें, उस चीज़ के बारे में। तो ये इसने काफ़ी सारे स्कॉलर्स से कंसल्ट किया, संस्कृत स्कॉलर से कंसल्ट किया, और फिर किताब उल हिंद को इसने लिखा।
अब देखिए जो कुछ और भी अदर किंग थे जो हमेशा लड़ाई झगड़े में इंगेज रहते थे। कौन थे? चामनास थे, फिर उसको लास्ट में चौहान बोला गया। और ये जो रूल करते थे वो दिल्ली और अजमेर, राजस्थान हो गया, अजमेर हो गया राजस्थान, तो उस एरिया में ये रूल किया करते थे। अब बात करते हैं कि ये हमेशा ये भी चाहते थे कि अपने एरिया को ये एक्सपैंड करे। ये चामनास थे, चौहान थे, ये भी चाहते थे कि ये अपना एरिया एक्सपैंड करे। ये सेंट्रल एरिया में कर रहे हैं, इनको वेस्ट में भी चाहिए था और ईस्ट में भी अपना राज चाहिए था। तो ये वेस्ट में क्या होता है? चालुक्य के द्वारा रोके जाते हैं, और जो आपका ईस्ट में क्या होता है? गढ़वाल के द्वारा रोके जाते हैं, जो कि यूपी में राज कर रहे होते हैं उस वक्त। तो बेस्ट नोन जो आपके जो चौहान माने जाते हैं वो माने जाते हैं पृथ्वीराज 3। ये 1168 से आपके 1192 में आए थे, ये इन्होंने राज किया था और इन्होंने डिफीट किया था अफगान रूलर को, और सुल्तान महमूद गौरी को 1119 में 91 में इन्होंने हराया था। और फिर नेक्स्ट ईयर महमूद गौरी क्या है, बहुत ही ढीठ आदमी था, इसने दोबारा से हारने के बाद आक्रमण किया और 1192 में इसने पृथ्वीराज 3 को हराया और उनको मार दिया। और मारने की स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है, अब उसको भी देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है काफ़ी सारी स्टोरीज। तो ये और जो सुल्तान जो वर्ड है वो अरेबिक टर्म है, इसका मतलब है रूलर। देखिए अब जो ये चोला की डायनेस्टी थी वो देखिए आप देख सकते हो, ये साउथ इंडिया में पूरी तरह से फैल गई थी। ये एरिया जो है हमेशा चेंज होते रहता है, इसलिए इसको डैश लाइन से दर्शाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम उरेवूर टू तंजावुर। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि एक माइनर चीफ फैमिली थी, क्योंकि एक सवाल आता है कि आपके मन में आता होगा कि चोला किंगडम किस तरह से उभर कर आए। जब पल्लव डायनेस्टी यहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन में राज कर ही रही थी, तो ये पाल कहाँ, ये चोला जो है वो कहाँ से उभर कर आ गए भाई। तो एक माइनर चीफली फैमिली थी, एक छोटी सी फैमिली थी, मुटारियर जो एक फैमिली थी। ये जो इन्होंने कावेरी डेल्टा, अब कावेरी डेल्टा देखो तो यहाँ पे ये है कावेरी डेल्टा, तो यहाँ पे इन्होंने अपना आधिपत्य जताया था और यहाँ पे ये आराम से क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट थे इसके पल्लव किंग कांचीपुरम में। पल्लव आपके इस साइड हो गए, चालुक्य को हरा के पल्लव आए थे, तो पल्लव जो है कांचीपुरम के ये यहाँ पे राज कर रहे थे, सबऑर्डिनेट थे ये बेसिकली मुट्टार प्रियर के। तो विजयलिया जो है वो जो बिलोंग करते हैं आपके चोला फैमिली से, उरायूर में थे। देखिए ये उरायूर, ठीक है, ये उरायूर हो गया, ये कांची हो गया आपका, या यहाँ पे कावेरी डेल्टा है, ये आपका गंगई चोलापुरम हो गया। तो ये चीजें होती हैं कि विजालिया जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपके चोला फ्रॉम उरायूर से। ये कैप्चर कर लेते हैं मुट्टार प्रियर का कावेरी डेल्टा, जो मुट्टार प्रियर कावेरी डेल्टा में मजे से राज कर रहे थे। ये विजालिया जा करके इनके जो एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और एक टाउन डेवलप करते हैं जिसको बोला गया तंजावुर। तंजावुर टाउन अब है कहाँ? देखिए तंजावुर टाउन आप मैप में, ये है तंजावुर टाउन। तो इसको डेवलप करते हैं विजालिया, जो चोला के पहले जो चोला होते हैं वो। तो तंजावुर में एक टेम्पल को स्टैब्लिश भी किया जाता है जिसका नाम होता है निशिम्ब सूदनी जो टेम्पल है, ये गॉडेस है। ये आपकी जो गॉडेस का टेम्पल क्या होता है यहाँ बनाया जाता है, देवी का टेम्पल बनाया जाता है। फिर राज राजा वन जो होते हैं मोस्ट पावरफुल चोला किंग के रूप में उभरते हैं और ये 985 में राज करना शुरू करते हैं और इन्होंने अपना पावर काफ़ी सारे जगह में एरिया में एक्सपैंड किया था और इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था पूरे के पूरे एम्पायर को। और राज के जो बेटे होते हैं राजेंद्र वन, ये बाद में काफ़ी सारे अपने गंगा वैली में, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी सारे जगह पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, रेड करते हैं ताकि उनको अपने किंगडम के अंदर मिलाया जा सके। अब बात करते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो उस समय हमें काफ़ी सारे टेम्पल्स और स्कल्पचर का भी हमें क्या मिला है, एविडेंस मिला है। स्कल्पचर मतलब क्या हो गया, मूर्तियाँ हो गई। तो एक बिग टेम्पल मिला है हमें तंजावुर में जिसको बोला गया है गगई कोंडा चोलापुरम, जिसके बारे में हमने देखा था अभी। देखिए यहाँ पे है ये टेम्पल, 1 सेकेंड, देखिए ये है गंगाई चोलाकोंडापुरम, ठीक है, ये टेम्पल है आपका। तो यहाँ पे इसने क्या किया, तंजवूर एंड ये गंगाई कोंड चोलापुरम में इन्होंने टेम्पल बिल्ड किया। ये बिल्ड किसके द्वारा किया गया, राजा और किया गया राजेंद्र के द्वारा। ये आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्बल का यहाँ पे यूज किया गया है।
तो चोला जो टेम्पल था ये एक न्यूक्लाई बन गया सेटलमेंट का। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, बीच में एक टेम्पल है, बहुत भव्य टेम्पल है, तो अपने आप ही क्या होगा, आसपास लोग सेटल होने शुरू हो जाएंगे इस टेम्पल के। तो वही हुआ कि यहाँ पे एक बड़ा टेम्पल बना दिया गया। अब टेम्पल जब बनाया गया तो ये सेटलमेंट का एक न्यूक्लियस बन गया। यहाँ आसपास काफ़ी सारे लोग क्या हुए, अपना शासन मतलब शुरू हो गए यहाँ पे आसपास रहना। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया। देखिए आप अगर आप मंदिर देखोगे, मंदिर के आसपास बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें भी मिलती है। तो इस तरह से सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिलने लग गई यहाँ पे। टेम्पल को क्या हुआ, राजा ने लैंड भी दिया, टेम्पल को राजा ने लैंड भी दिया, भाई ये लैंड ले लो, यहाँ पर तुम जो करना है करो। तो इस लैंड पे क्या किया जाने लगा, या इस लैंड पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट वर्कर को रखा गया और यहाँ पे ये रहने लगे। जैसे प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए जो माला वगैरह बनाते थे, कुक हो गए, स्वीपर हो गए साफ़ सफाई करने वाले, म्यूजिशियन, डांसर। देखिए भगवान का पूजा भी होगा, पूजा होगा तो आपका कीर्तन भजन भी होगा, तो वो सारे चीज़ों के जो लोग होते थे उनको उन सब जगह पे रखने लग गए। जो लैंड दिया जाता था राजा के द्वारा टेम्पल को। अगर इन अदर वर्ड ये सिर्फ जो प्लेस था ये वर्शिप का ही नहीं था, बल्कि हब बन चुका था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। समझ रहे हो, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का ये हब बन चुका था। और ये क्राफ्ट जो एसोसिएटेड विद टेम्पल, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। देखिए जो टेम्पल का सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था वो था ये ब्रॉन्ज इमेज। ब्रॉन्ज इमेज क्या होता है, कॉपर और टीन से मेनली इसको बनाया जाता है। तो ऐसे हमें इमेजेस भी, ऐसे हमें स्कल्पचर भी मिले हैं टेम्पल के आसपास से। चोला की ब्रॉन्ज जो इमेज है सबसे फाइनेस्ट मानी जाती है, मतलब बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने टेम्पल के जो इमेजेस हैं, ये स्कल्पचर है, इमेज नहीं स्कल्पचर बनाया गया है, मूर्ति इन्होंने बनाया है। ओके तो देखिए ये भी एक टेम्पल का एग्जाम्पल दिखाया गया है कि एक टेम्पल था आपका गगई चोलापुरम में। इसको में क्या है, नोटिस इन द रूफ इन विच द रूफ टैपर। देखिए इसमें रूफ में देखिए कितने सारे चीज़ें को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्सो लुक एट द इलॉबरेट स्टोन स्कल्पचर यूज्ड इन डेकोरेट द आउटर वॉल। देखिए कितने सारे स्कल्पचर का यूज़ किया गया है आउटर वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो अभी भी आप जाओगे तो यहाँ पे टेम्पल्स एज इट इज़ है ऐसे ही नज़र आते हैं। और ये हमें स्कल्पचर मिला है जो बहुत ही फाइनेस्ट है आपके, और चोला के स्कल्पचर को फाइनेस्ट भी माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अब वाइल मोस्ट इमेजेस वे डाइटी, जो इमेज जो हमें मिले हैं वो भगवान के मिले हैं, लेकिन कुछ इमेज हमें डिवोटी के भी मिले हैं। डिवोटी मतलब जो भगवान की पूजा करता हो, तो उसके भी हमें कुछ इमेजेस देखने को मिले हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर और इरिगेशन भी जो है वो मेन अचीवमेंट है चोला का। चोला जो थे वो इरिगेशन और एग्रीकल्चर में भी काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं, उनको भी डेवलप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कावेरी ब्रांचेस के बारे में हम बात करें, कावेरी यहाँ है आपका, कावेरी के जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सारे चैनल्स में बट जाती है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। तो अब क्या है, इन चैनल से क्या होता है, ये चैनल जब ओवरफ्लो होता है तो इसमें क्या होता है, पानी जब ज़्यादा भर जाता है तो ये डिपॉजिट करते हैं आसपास क्या बहुत सारे आपके कह सकते हो कि ये फर्टिलाइज चीज़ें, फर्टिलाइज मिट्टी होती है इनके आसपास, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। तो फर्टाइल मिट्टी ये सब आसपास डिपॉजिट करती है। और वाटर जो है इन चैनल से वो भी यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर करने के लिए। तो चैनल जो डिफरेंट चैनल में जो बट गया है, उस चैनल से भी वाटर को निकाल के एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाया जाता था। पर्टिकुलरली क्या होता था, यहाँ पे कल्टिवेशन होता था राइस का। लेकिन क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, जब अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, तो 5th और 6th सेंचुरी में, तो यहाँ पे और भी चीज़ों को ग्रो करने के साधन खुल गए क्योंकि पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल था। तो लोग एग्रीकल्चर का यूज़ करके कल्टिवेशन करने लगे और भी क्रॉप्स का कल्टिवेशन शुरू हो गया। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, कुछ रीजन्स में लैंड को लेबल किया गया, लैंड हैव लेबल टू इन अदर एरियाज, लैंड को समतल बनाया गया। समझ रहे हो आप, पहले लैंड उबड़ खाबड़ था, उनको समतल बनाया गया। डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट, डेल्टा पे एम्बैंकमेंट लगाया गया, मतलब आसपास में कुछ मिट्टी के बड़े बड़े आपके एरिया बना दिया गया ताकि वाटर ओवरफ्लो ना हो, फ्लडिंग करने से बचाया जा सके चीज़ों आप आसपास के लैंड को। कैनल्स भी डेवलप किया गया जो फील्ड तक पानी को पहुंचाया जा सके, उससे 2 क्रॉप एक साथ ग्रो करने लगे लोग। तो ये सब चीज़ें डेवलप हुई आपके 5th to 6th सेंचुरी के बीच में, जब एग्रीकल्चर और भी ज़्यादा डेवलप हुआ।
और कुछ केसेस में हमें देखने को मिला है इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। देखिए क्या होता है, कुछ एरिया में वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो आर्टिफिशियली क्रॉप को, मतलब कि कहीं से साधन ला के क्रॉप को क्या करता है, पानी देने की ज़रूरत होती है। तो वैरायटी ऑफ मेथड भी यूज़ किया गया इरिगेशन करने के लिए, और हमें वहाँ पे बहुत सा जगह कुएँ भी खुदे हुए मिलते हैं जो कि आपका इरिगेशन के लिए बेसिकली बनाए गए थे। और जो ये ह्यूज टेम्पल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट भी किए गए, आपके टैंक्स कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि वहाँ जो बारिश का पानी को क्या किया जाए, स्टोर किया जा सके और बाद में उस रेन वाटर को एग्रीकल्चर में उसका यूज़ हो सके। तो ये सारी चीज़ें भी हुई। अब देखिए इरिगेशन का अगर काम हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, तो उसका प्लानिंग भी चाहिए कि कैसे क्या, कौन पानी कैसे क्या लेके जाएगा। ऑर्गेनाइज लेबर भी चाहिए कि पानी वानी की सुविधा अच्छे से, कहीं कुछ टूट फूट गया उनको बनाना करना, रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि रूलर्स जो है और आसपास के जो लोग हैं वो इंटरेस्ट दिखाने लगे थे इन चीज़ों में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, आपके इरिगेशन मेथड को डेवलप करने में। ये 9वीं सेंचुरी का बना हुआ हमें सुलुइस गेट मिला है तमिलनाडु में। ये रेगुलेट करता है आउटफ्लो ऑफ वाटर को उसके टैंक से इनटू द चैनल। देखिए टैंक यहाँ बनाया गया, टैंक तो हट गया क्योंकि ये टैंक जो था वो शायद मिट्टी का बनाया गया होगा, सीमेंट का, या जो भी उससे मटेरियल यूज़ होता होगा उस टाइम पे बनाया गया होगा। तो 9वीं सेंचुरी में देखिए किसी सामान का यूज़ हुआ था तो वो उस घसता खत्म हो गया यहाँ से, तो ये मेटल का बनाया गया बेसिकली। तो ये डोर जो है ये मेटल का बनाया गया है, तो बेसिकली कंट्रोल करने के लिए कि टैंक से जो पानी है डिफरेंट चैनल से जो आपके पहुँच रहा है लैंड में, तो पानी ओवरफ्लो ना हो, इसको मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया है। इसको स्लूइस गेट बोला गया है। तो स्लूइस गेट जो है वो ट्रेडिशनली आपके वुड के बने होते हैं, मेटल बैरियर होता है, ये रोकने के लिए बनाया जाता है। विच कॉमनली यूज टू कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल, जो कि वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब बताइए इस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। देखिए सेटलमेंट ऑफ पीजन नोन एज उर, जो उर का सेटलमेंट था, उर जो आपके पीजन्स थे, पीजन मतलब हो गए फार्मर्स जो एक साथ रहते थे, उनको बोलते थे उर। ये प्रॉस्पेरस हो गए, ये बहुत ही अमीर हो गए, मतलब अच्छे से रहने लग गए। देखिए एग्रीकल्चर डेवलप होगा, अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप होगा, पानी ज़्यादा होना चाहिए, इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छे से होना चाहिए। तो इरिगेशन का फैसिलिटी अच्छे से होने लग गया तो ये जो पीजेंट्स थे वो बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरस हो गए, रिच हो गए, और अपना क्या हुआ, इनका इरिगेशन एग्रीकल्चर को इन्होंने स्प्रेड किया। अब जो ये ग्रुप ऑफ सच विलेज, देखिए बहुत सारे पीजन एक साथ रह रहे हैं डिफरेंट विलेजेस में, और इन विलेजेस के ग्रुप को बोला गया नाडू। क्या बोला गया, नाडू बोला गया इन सब ग्रुप के विलेज को। अब विलेज काउंसिल जो थी और जो नाडू जो थे वो परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और इंक्लूड जस्टिस भी देना और टैक्स को कलेक्ट करने का काम, ये दोनों ही ये काम किया करते थे। मतलब नाडू में एक विलेज काउंसिल होगी, वो काउंसिल क्या करेगी, ये और काउंसिल मिलके, ये विलेज के जो लोग हैं और काउंसिल मिलके क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी अब करने लगेंगे, चीज़ों को रख रखाव भी करेंगे, देखेंगे, ये भी जस्टिस भी देंगे और टैक्स भी कलेक्ट करेंगे। जो रिच पीजेंट थे इनको वेलाला बोला गया था, जो कास्ट को एक्सरसाइज करते थे कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नाडू। देखिए वेलाला जो कास्ट थे ये क्या थे, ये कंट्रोल रखते थे किस पे, नाडू पे। समझ रहे हो, ये रिच पीजेंट थे, ये नाडू पे कंट्रोल रखते थे, और इनके सुपरविजन में ही सेंट्रल जो चोला गवर्नमेंट है वो, मतलब सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के ये सुपरविजन में काम किया करते थे। समझे आप, उर जो है वो क्या होंगे, पीजेंट को उर बोला गया है। और पीजेंट जो है, जो उर है वो डिफरेंट विलेज में रहते हैं, इन सब के ग्रुप को बोला जाएगा नाडू। और नाडू पे कंट्रोल कौन करेगा, वेलाला कंट्रोल करेगा। और वेलाला किसके अंदर काम कर रहा है, तो सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है। तो चोला किंग जो है रिच लैंड ओनर को डिफरेंट टाइटल्स भी देते थे उनको खुश करने के लिए, जैसे मुवेंडलम हो गए, ये टाइटल दिया गया था। एवेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग, मतलब 3 किंग को सर्व करने वाला रिच लैंड ओनर, उसको बोलेंगे मुवेंडेवेलन। फिर अरियार है, ये आपके चीफ को बोला जाता था। तो इनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि भाई इन पे हम ट्रस्ट करते हैं, ये जो है वो ऑफिशियल के बंदे हैं, मतलब सेंटर के बंदे हैं, ये सब दिखाने के लिए इनको डिफरेंट नाम और डिफरेंट पोस्ट टाइटल दिया जाने लग गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में भी
चोला इंस्क्रिप्शन में हमें मिला है। तो लैंड को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया था चोला किंगडम में। एक था विलमवेगी। देखिए विलमवेगी में क्या होता था कि ये लैंड था जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट को दिया जाता था। जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट का जो टेरिटरी था उसको बोला जाता था विलमवेगी। फिर ब्रह्मदेय, देखिए ब्रह्मदेय से ही समझ में आ रहा है लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, ब्राह्मण को देने वाला लैंड, ब्रह्मदेय। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या है शाला भोग। शाला भोग क्या है, देखिए मेंटेनेंस लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। ठीक है, शाल भोग मतलब हो जाएगा ऐसा लैंड जो कि स्कूल को दिया गया है रख रखाव करने के लिए, मतलब आप यहाँ पे स्कूल चलाइए और जो काम करना है कीजिए। और देवदान और तिरुमतुकनी जो है लैंड गिफ्ट जो किया गया है टेम्पल को किया गया है। ओके, फिर है आपके पलिचरंदम है, ये लैंड डोनेट किया गया है जैन इंस्टीट्यूशन को। देखिए इसके जो साउथ इंडिया के जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया है तो आप चेक कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण जो है ऑफन रिसीव करते थे ग्रांट एज ए ब्रह्मदेय। हमने बात किया, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है कि ब्रह्मदेय क्या है, तो ये लैंड है जो ब्राह्मण को दिया जाता था। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण ने अपना सेटलमेंट किया था कहाँ पे, तो कावेरी वैली के पास में अपने साउथ इंडिया में और भी डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, अब इच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा। जो ब्रह्मदेय थे वो देखते रहते थे किसको, असेंबली और महासभा को, ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर। जो आपके इच ब्रह्मदेय थे वो देखते रहते थे असेंबली और महासभा को। ठीक है, दिस असेंबली वर्क वेरी एफिशिएंटली, और ये जो असेंबली थी बहुत ही अच्छे से काम करती थी। उनके डिसीजन को रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शन के ऊपर और स्टोन वॉल के ऊपर भी टेम्पल के। ओके, तो समझ रहे, पत्थर की लकीर हो गई इनके द्वारा बोली हुई चीज़ें। एसोसिएशन जो होते थे ट्रेडर्स के उसको बोला गया है नगरम, समझ रहे हो, नगरम बोला गया एसोसिएशन के ट्रेडर को, उर बोला गया पीजेंट को। और इनके जो डिफरेंट उर मिल के साथ में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट विलेज में जो उर रह रहे हैं ये साथ में मिल के क्या बना रहे हैं, नाडू पे कौन कंट्रोल कर रहा है, वेलाला, और वेलाला पे कौन कंट्रोल कर रहा है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बना के लर्न करना है चीज़ों को। फिर देखिए इंस्क्रिप्शन मिला है हमें उत्तर मेरू में, आपके चिंगलीपुत डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, वहाँ पे हमें पता चलता है डिटेल वहाँ पे लिखा गया है सभा के बारे में, जो सभा ऑर्गेनाइज की जाती थी उसके बारे में पूरे डिटेल लिखी गई है। और सभा हैड सेपरेट कमेटी, सभा की सेपरेट कमेटी थी जो एरिगेशन के काम को देखती थी, गार्डन के काम को देखती थी, टेम्पल के काम को देखती थी। तो इस तरह से सभा में भी क्या था, एक इंडिविजुअल सेपरेट कमेटी बना दी गई थी, डिफरेंट काम को देखा करती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी। अब जो बंदे जो मेंबर बनने के लायक हैं किसी कमेटी के, उनका नाम क्या किया जाता था, पाम लीफ में लिख दिया जाता था। और इनको क्या किया था, लॉटरी सिस्टम पे उनको नियुक्त किया जाता था। अभी इनका पाम लीफ को क्या कहता, मोड़ करके एक अर्दन पॉट में रख दिया जाता था और एक यंग बॉय को बोला जाता था भाई तुम इसमें से चीज़ों को निकालो और देखो, निकाल के दो चिट को। जैसे चिट सिस्टम होता है ना लॉटरी में कि बहुत सारे चिट्स पड़े होते हैं आपके एक पॉट में, उसमें से एक चिट को निकालना होता है और उसमें से जो इसका नाम निकलता है वो जीत जाता है। तो उसी तरह से इस चिट में जिसका नाम निकलता था वो आदमी को क्या किया जाता था, उसको कमेटी का सदस्य बना दिया जाता था। अब देखिए इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया है कि कौन मेंबर बनेगा सभा का। तो उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन है उसमें लिखा गया है कि वही आदमी मेंबर बनेगा सभा का जो किसी के पास, जो उसके पास कोई लैंड होगा, वो लैंड का किसी भी लैंड का ओनर होगा और उस लैंड से वो टैक्स को कलेक्ट करता होगा, लैंड रेवेन्यू भी लेता होगा। उसका अपना घर होना चाहिए, उसकी एज जो होनी चाहिए 35 से 70 ईयर्स होनी चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए वेदों का, एडमिनिस्ट्रेशन मैटर के बारे में भी उसे पता होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए बंदा। और जो बंदा 3 साल से किसी कमेटी का सदस्य बना हुआ है इन लास्ट 3 ईयर, ही कैन नॉट बिकम ए मेंबर, उसको किसी दूसरे कमेटी का मेंबर नहीं नियुक्त किया जाता था। मतलब 3 टाइम उनकी लाइफ वैलिडिटी होती थी 3 ईयर्स की, उसके बाद वो किसी कमेटी का सदस्य नहीं बनेगा। एनीवन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। और रिलेटिव कोई भी इलेक्शन नहीं अपना वो नहीं कर सकते थे, उनके जगह पे खड़े नहीं हो सकते थे इलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि इंस्क्रिप्शन जो थे वो बताता है किंग के बारे में और पावरफुल मैन के बारे में।
उसमें एक चीज़ें लिखी गई है। ये परियार पूर्णम आपका इंस्क्रिप्शन है, ये 12th सेंचुरी में तमिल वर्क है, 12th सेंचुरी में इसको लिखा गया है। और ये बात करता है ऑर्डिनरी मेन और विमेन के बारे में। ये बताता है कुछ ऐसे लोग भी थे जो आउटस्कर्ट पे रहते थे, मतलब गाँव से बाहर उनको रहने के लिए कहा जाता था। उनको बोला गया है पुलायर्स बोला गया है, जो ये ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको आउटकास्ट किया गया था, जिनको निचली जाति का बोलते हैं ना, पिछली जाति का, या बोलते हैं SC ST बोलते हैं, या फिर जो बोलते हैं कि बहुत ही मतलब कहते हैं कि जिनको छुआछूत बोलते हैं ना, छुएंगे नहीं हम इनको, नीची जाति से बिलोंग करते हैं, तो इनको बाहर रखा गया था ब्राह्मण और वेलाला के द्वारा। ठीक है, वेलाला कौन थे? जो रिच लैंड ओनर थे, उनको वेलाला बोला गया है। अब ये क्या थे? ये बहुत ही छोटे से झुग्गी झोपड़े टाइप में रहते थे, इनके छूटे फूटे घर हुआ करते थे। बेसिकली ये लेबर फील्ड में एंगेज होते थे, मेनियल ऑक्यूपेशन में से कूड़ा उठाने का काम हो गया, बाथरूम धोने का काम हो गया, तो ये सब काम में ये इंगेज रहते थे, अपने आप को इंगेज करते थे। इनके घर के आसपास लेदर होता था, बहुत सारे चिकन्स होते थे, चिल्ड्रन के हाथों में आपके जो कड़ा होता था वो आयरन का कड़ा होता था। तो इस तरह से इनके दुर्दशा को बेसिकली दिखाया गया है कि इनकी दुर्दशा बहुत ही खराब थी उस टाइम पे भी। अब शुरू हो गया था ये सारी चीज़ें जो आउटकास्ट करने लग गए थे लोगों को। अब बात करते हैं हम ये इल्सवेयर, एक आपका जो चीज़ें डेवलप हो रहा था इंडिया में इस टाइम पे, तो इस टाइम पे कहीं और भी कुछ चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो हम उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि चाइना में एक एम्पायर डेवलप हो रहा था, इसको बोला गया टांग डायनेस्टी, और ये पावर में रहा कुछ 300 ईयर्स तक, 7 to 8 सेंचुरी तक। इसका जो कैपिटल था वो जियान था, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ माना जाता है वर्ल्ड का इसको। ये विजिट कहते थे, विजिट बाय तुर्क के द्वारा यहाँ विजिट किया गया, ईरान के द्वारा किया गया, इंडियंस, जापानीज और कोरियंस, इन सब के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया। ये तांग जो एम्पायर थे ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ब्यूरोक्रेसी, बेसिकली ब्यूरोक्रेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, जैसे IAS PCS उन सब के द्वारा किया जाता होगा, और रिक्रूट किया जाता था। देखिए हमारे यहाँ ओपन सिस्टम शुरू भी नहीं हुआ था एग्जामिनेशन का, यहाँ पे शुरू हो चुका था। एग्ज़ाम लेते थे ये लोग, एग्ज़ाम के आधार पर जो भी लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते थे उनको ब्यूरोक्रेसी का सदस्य बनाया जाता था। और ये तो दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन्ड इन प्लेस विथ सम चेंजेस, और ये जो ऑफिशियल का जो पोजीशन बनाया गया था कुछ चेंजेस करके इसको अभी भी देखा गया है, टिल 1911 तक हमें देखने को मिला है। सो गाइज आई होप आपने ये लेक्चर समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ मंडे को।